हेलो एवरीवन, हम डिस्कशन कर रहे हैं पी ब्लॉक सीरीज पे और पी ब्लॉक सीरीज में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके वो वीडियोस देख ले, क्योंकि उनका रिलेशन आगे आने वाली हर वीडियो पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। अब हम बात करना शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें बहुत सारे बच्चों को फोबिया होता है, रिएक्शन फोबिया जिसको हम कह सकते हैं कि रिएक्शन के प्रोडक्ट कैसे बनते, रिएक्शन का प्रोडक्ट क्यों बनता है, उनके कोई मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं। सब चीजें हम यहां पे क्लियर करने वाले हैं, एक एक स्टेप को हम यहां पे समझेंगे। रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन क्यों होती है और कब होगी और कब नहीं होगी, उन सब के बारे में हम समझेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पेन और नोटबुक लेके बैठना है। जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और तीसरा, अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरुआत करते हैं हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की। देखो, सबसे पहली चीज तो हमारे दिमाग में एक ही चीज चल रही है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। मतलब एक वर्ड यहां पे आ रहा है कि हमें यहां पे जो डिस्कशन करना है वो कंप्लीट वाटर की रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करने हैं। अब पानी का खेल, पहले तो हम इस पानी को समझ लेते हैं, ये पानी कैसा होता है और पानी कैसा दिखता है। क्योंकि जब तक हमें सामने वाले दुश्मन की जड़ों के बारे में नहीं पता है ना, तब तक हम उसका कोई आइडिया नहीं लगा सकते, उसका कोई अंदेशा नहीं लगा सकते। तो हम पहले ये समझते हैं पानी क्या है, पानी क्या चीज है ऐसा कि हमें इसकी स्पेसिफाई रिएक्शंस को पढ़ना पड़ता है। तो पानी के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप ये जानते हो H2O, जिसके अंदर सेंटर एटम हमारा ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है और वो हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर एंगल है वो 104 डिग्री का है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के पास में प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, यही इससे सारे काम करवाते हैं, यही इससे सारी रिएक्शन करवाता है। और कैसे करवाता है जरा उसको समझिएगा। लोन पेयर की कहानी को समझ लो पहले। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी कंपोनेंट के पास होना मतलब वो सबसे बड़ा अमीर आदमी है, रिच है, वो बहुत रिच है, वो अंबानी है, वो पैसे वाला है। और जब वो पैसे वाला है तो ऑब्वियस सी बात है वो पैसे किसी को डोनेट कर सकता है। जब भी उसे मौका मिलेगा तो वो पैसे जरूर देने जाएगा, वो पैसे बांटने जाएगा, गरीबों को पैसे बांटने जाएगा। अगर यदि ये अंबानी है, लोन पेयर है, इसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है इसके पास में, तो डेफिनेट है कि ये अपने पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करने जाएगा, बांटने जाएगा। अब ये किसको देगा? हम ऐसा थोड़ी है किसी को भी राह चलते को हम आए और ये कहें ले भाई तू पैसे ले, ले भाई तू पैसे ले। नहीं, किसी राह चलते को हम पैसे नहीं दे सकते। तो फिर किसको पैसे देंगे? जरा समझो इस चीज को, किसको पैसे देंगे? कोई इसके सामने गरीब आ जाए, कोई भी इसके सामने ऐसा गरीब आदमी आ जाए जिससे हम पैसे आसानी से दे सकते हैं। और आसानी से हमें देने हैं तो हम एक ही कंडीशन में दे सकते हैं कि कोई भी ऐसा कंपोनेंट आ जाए, कोई भी ऐसा ग्रुप आ जाए। मान लो सपोज करो मेरे पास में ए है, ये आया, इसके पास में पैसे बहुत है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स बहुत हैं। तो अब ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मुझे पैसे देने हैं, मुझे इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। आप पैसे को डिफाइन ना इलेक्ट्रॉन से कर सकते हो। ये कह रहा है मुझे पैसे देने हैं, मुझे इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। किसको दूं? तो ये कह रहा है जो भी डेफिशिएंट होगा, गरीब होगा, जिसको हम यहां पे ना पुअर वर्ड से इंडिकेट ना करके हम उसको डेफिशिएंसी से वर्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि जो भी डेफिशिएंट होगा ना, जो गरीब होगा, हम उसको पैसे देंगे। अब इसी चीज को हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। मान लो सपोज करो मेरे सामने अगर यदि कोई भी कंपोनेंट आ गया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करते हैं मेरे पास में जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, कुछ भी हम समझ सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो ये हर जगह पे ये कोशिश करेगा कोई इसकी डेफिशिएंसी को रिमूव कर दे। ध्यान रखना, जब भी किसी भी कंपोनेंट पे डेफिशिएंसी आती है तो हम उसको पॉजिटिव चार्ज से इंडिकेट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से।
ये डेफिशिएंट है, ये गरीब है, और गरीब है तो ऑब्वियस सी बात है ये किसी ऐसे को ढूंढेगा जो इसको पैसे दे सकते हैं। और इसने कहा चलो मैं पानी को ढूंढ लेता हूं, पानी इसको दिख गया जो कि इसको यूनिवर्सल दिख रहा है, ये हर जगह पे प्रेजेंट है, तो इसने कहा चलो पानी सामने खड़ा है, मैं इससे ही कुछ हेल्प ले लेता हूं। जैसे ये पानी की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा, क्यों करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये तो भूखा शेर है, ये तो भूखा शेर है, और इसको जैसे हिरन दिखेगा तो ये तो टूट के पड़ेगा, भागेगा, दौड़ लगाएगा कि मुझे कुछ भी हो जाए इसकी तरफ अट्रैक्शन शो करना पड़ेगा। और अगर यदि ये अट्रैक्शन शो करता है ये पॉजिटिव चार्ज, और जब इसको लोन पेयर को पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, ऐसा समझ लो इस अमीर को, इस अंबानी को जब लोन पेयर को वैकेंट ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो ये डेफिनेट है इसकी तरफ भागने की कोशिश करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा, इसको अपनी तरफ बुलाएगा, खींचेगा, इधर आ जा। और जब ये खींचेगा तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज था और यहां पे पानी का मॉलिक्यूल इसकी तरफ आ रहा है, ध्यान से देखो, पानी का मॉलिक्यूल इसकी तरफ आ रहा है, अट्रैक्शन शो हो रहा है, और जब अट्रैक्शन शो होगा तो ये इसकी तरफ आएगा नहीं, इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, अपने पैसे डोनेट करेगा। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये डेफिशिएंट है, ये गरीब है, तो ये अपनी डेफिशिएंसी रिमूव करेगा, और ये अमीर है तो ये थोड़ा सा डेफिशिएंट होने की कोशिश करेगा, अपने आप को गरीब बनाने की कोशिश करेगा। और जब ये गरीब बनाएगा, अपने आप को, खुद को गरीब बनाएगा, तो आपको मैंने एक बात बोली, जहां भी डेफिशिएंसी आती है ना, ये बात दिमाग में बिठा लो, ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा काम आने वाली है, जहां भी डेफिशिएंसी आती है वहां पे पॉजिटिव चार्ज, और जहां एफिशिएंसी होती है या जहां अंबानी बना जाता है ना, जिसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आने की कोशिश होती है, वहां पे नेगेटिव चार्ज आता है। और अगर यदि ऐसी कंडीशन है तो डेफिनेट है कि जब इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, डोनेशन किए, तो ऑब्वियस सी बात है इस ऑक्सीजन के पास में गरीबी हुई, इसके पास में गरीबी हुई, ये डेफिशिएंट हुआ है, भाई इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए, पहले इसके पास में सफिशिएंट थे तो इसके ऊपर किसी तरीके का हमने चार्ज नहीं दिखाया क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे। अभी मेरे पास में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, बिल्कुल था, डेफिशिएंट था, बिल्कुल था, गरीब था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए, देते के साथ में ये गरीब हुआ तो मैं इसको यहां पे इंडिकेट कर रहा हूं, ये तो सिर्फ एक इंडिकेशन है कि वो नजदीक आ रहे हैं। और अगर यदि मैं इसको बॉन्ड फॉर्म में लिखूं तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसने अपने पैसे दे दिए, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, और दे दिए तो डेफिनेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बहुत अच्छी बात है। तो फिर इसके ऊपर, भाई इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव चार्ज था, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में खत्म हो गए, तो मेरे पास में ओवरऑल ये बन गया, ओवरऑल ये बन गया। अब जरा सुनो इस बात को, कायदे से सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट। और वो इंपॉर्टेंट ये, जब पानी के मॉलिक्यूल्स इसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, ये इंटरेक्शन ही है, ये इंटरेक्शन ही है, पानी के मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन है। किसके साथ में? ए के साथ में। ए कंपोनेंट जो प्रेजेंट है इसके साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, पानी के मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन हो रहा है। दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन। इंटरेक्शन केवल और केवल हाइड्रेशन कहलाता है। हाइड्रेशन, कोई पूछ लेना हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन होता है जब पानी का मॉलिक्यूल किसी कंपोनेंट के साथ में इंटरेक्ट करे, और जो इंटरेक्शन होता है दैट इज नोन एज हाइड्रेशन। बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये हाइड्रोलिसिस क्या है? फिर हम हाइड्रोलिसिस किसको बोल रहे हैं? तो हाइड्रोलिसिस उसका जस्ट नेक्स्ट स्टेप है, और वो अगला स्टेप ये है, ये पानी का मॉलिक्यूल ऐसा नहीं पड़ा रहेगा, ये पानी का मॉलिक्यूल कहेगा मुझे इंटरेक्शन तो करने को मिल गया, लेकिन हम इंटरेक्शन के अलावा मुझे इसके साथ में न्यूट्रल बना दो, क्योंकि मैं स्टेबल तब होऊंगा जब मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा। और ये न्यूट्रल कब होगा? न्यूट्रल जब होगा जब इसने ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव होने की कोशिश करेगा, और जब रिमूव होने की कोशिश करेगा तो ये अपने हाइड्रोजन से कहेगा कि भाई तू बाहर निकल जा, तू बॉन्ड तोड़ और तू बाहर निकल।
ये हाइड्रोजन को अपने अंदर से रिमूव करेगा, और जब हाइड्रोजन को अपने अंदर से रिमूव करेगा तो ये बना लेगा AOH। मैंने बोला अगर यदि इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसने बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लिए, किसने लिए? ऑक्सीजन पॉजिटिव ने लिए। अगर यदि इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गया, प्लस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं? हाइड्रोजन ने दिए हैं, तो हाइड्रोजन डेफिशिएंट हो गया, और डेफिशिएंट हो गया तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। दैट प्रोसेस, ध्यान दो, जब तक ये इंटरेक्शन कर रहा था तो ये हाइड्रेशन था, जितनी एनर्जी निकल रही थी हाइड्रेशन एंथैल्पी थी, जितनी एनर्जी निकल रही थी वो हाइड्रेशन एंथैल्पी थी। इंटरेक्शन हो रहा था, हाइड्रेशन था, एनर्जी निकल रही थी, हाइड्रेशन एंथैल्पी थी। और जो प्रोसेस उसके आगे हो रही है, उससे अगला स्टेप जो हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, सबसे पहले तो हमें ये मीनिंग समझ में आने चाहिए कि रिएक्शन का मतलब क्या है। कोई पूछ ले बताओ हाइड्रोलिसिस क्या है, हाइड्रेशन क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, तीनों का अलग अलग मीनिंग आपको समझ आना चाहिए, पता होना चाहिए। एकदम क्लियर हो गया? एकदम पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, हम इसी में आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास भाई ये नहीं, हमें कोई एग्जाम्पल लेके बताओ, कोई एग्जाम्पल लेके समझाओ कि हमारे पास में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो हो रही है, तीनों स्टेप्स को अलग अलग डिस्कस करो। चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कह दिया SiCl4, पहली चीज SiCl4। हमने एक कंपोनेंट ले लिया, और एक कंपोनेंट ले लिया तो इससे हमने कहा कि भाई चलो हमें रिएक्शन करके दिखाओ, हमें बताओ कैसे रिएक्शन हो रही है। आपने तो कह दिया वो प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा? तो हम आए, हमने कहा भाई सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास में हमने देखा कि इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि जब तक इस ऑक्सीजन को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने का मौका नहीं मिलेगा, जब तक ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं डोनेट करेगा, तब तक ये भी तड़पता रहेगा। ये एक तड़पती आत्मा है, ये एक तड़पती आत्मा है, और ये तो भूखा शेर है। दोनों चीजें हैं, दोनों में तड़प है, इसको इलेक्ट्रॉन देने की, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा। किसके ऊपर? सिलिकॉन के ऊपर। इंटरेक्शन करने आएगा, इंटरेक्शन करने आएगा, और जब इंटरेक्शन करने आएगा तो सिलिकॉन साथ में क्लोरीन, 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 क्लोरीन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां देखो इंटरेक्शन करने आया, ऑक्सीजन H और H। जैसे इसने सिलिकॉन को देखा इंटरेक्शन करने आ रहे हैं, दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है, मैं एक छोटा सा स्टेप बना रहा हूं, और मैं जब बॉन्ड की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंटेशन करूंगा, क्योंकि सिलिकॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स लेने लग रहे हैं। सिलिकॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स लेने लग रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन्स को देने लग रहे हैं। तो मैं इसको बॉन्ड फॉर्म में लिखूं तो मेरे सामने ये बॉन्ड कुछ ऐसा बन जाएगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन, जिसके ऊपर क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं, लेकिन ये जो बॉन्ड बना है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और सिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। दैट इंटरेक्शन इज नोन एज हाइड्रेशन। पानी का जो इंटरेक्शन हो रहा है इसके चारों तरफ, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब ये बात नहीं है, बात ये नहीं है, इसका अगला स्टेप करो, इसके अगले स्टेप पे पहुंचो। और अगले स्टेप पे जब हम पहुंचते हैं तो हमें एक चीज देखने को मिलती है कि ये जो ऑक्सीजन है ये कहेगा मुझे न्यूट्रल कर दो, मैं 3 बॉन्ड नहीं बना सकता, मैं 3 बॉन्ड नहीं बना सकता हूं। तो बोले आप 3 बॉन्ड नहीं बना सकते तो कितने बनाओगे? बोले 2 बनाता हूं। और अगर 2 बनाता हूं तो डेफिनेट है कि इस हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा, और निकलना पड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज के साथ ये निकल जाएगा और नेगेटिव चार्ज इसको दे देगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हाइड्रोजन है, ऑब्वियस सी बात है, हम मरते क्या ना करते। एक आपने बहुत अच्छे से डायलॉग सुना है, मरते क्या ना करते, हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वही सेम चीज यहां पे होने वाली है। और वो क्या, यहां से जो H है वो निकला, लेकिन वो H खाली हाथ नहीं जाएगा। वो H क्या कहेगा? वो H कहेगा कि अगर हम मरेंगे ना तो साथ लेके बैठेंगे, किसी को तो, किसी न किसी को तो लेके जाएंगे। किसको लेके जाएंगे? सिलिकॉन को तो लेके जाने से रहे, क्योंकि ये तो सेंटर में बैठा है, ये तो किंग है। बात तो इसी पे चल रही है, सारी कहानी इसी पे है। ऑक्सीजन के साथ तो ये पहले से जुड़ा हुआ था, क्लोरीन बच गया, इसके साथ में क्लोरीन बच गया। और
क्योंकि सिलिकॉन कहता है कि मेरे पास में तो 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, मैं 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। और जब 5 बॉन्ड नहीं बना सकता तो सिलिकॉन भी धक्का मारेगा, इसके पैरों से इसको खिसकाएगा, क्लोरीन को कहेगा बाहर निकल यहां से। और जब बाहर निकल तो क्लोरीन को अपने अंदर से बाहर निकालेगा। यहां से Cl माइनस निकलेगा, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा और HCl बन के बाहर निकलेगा, और यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव वापस से न्यूट्रल। तो हमारे पास में सिलिकॉन, क्लोरीन, 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 लेकिन OH प्लस HCl निकल गया। ध्यान दो इस बात को। और दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। ये तो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस, जिसके अंदर बॉन्ड नए बने, पुराना टूट गया, नया बन गया। दिस इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। कहानी समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? एकदम पक्का, एकदम क्लियर हो गया? अब जरा एक बात को सुनना, कायदे से सुनना इस बात को, और वो ये कि क्या ये सिलिकॉन सिर्फ एक ही बॉन्ड पे अटैक करवाएगा? क्या ये सिलिकॉन केवल एक ही बॉन्ड पे अटैक करवाएगा? नहीं, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड सेम है। तीनों में से कौन सा कहेगा कि मैं अटैक करूं? 4 बॉन्ड है, चारों में से कौन सा कहेगा? तो चारों के चारों सिलिकॉन को ऐसा लगता है भाई इन चारों को ही तोड़ दो, इन चारों को तोड़ो। अगर, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर किसी भी जगह पे कोई भी पानी का मॉलिक्यूल आता है और कंप्लीट कंपाउंड को डिसोसिएट कर देता है, कंप्लीट को डिसोसिएट कर देता है, दैट इज नोन एज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर यदि उसके अंदर 2-3 मॉलिक्यूल पे, तो 2-3 बॉन्ड पे तो अटैक करे, लेकिन बाकी को छोड़ दे, उन पे हाथ ही ना लगाए, सच टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस नोन एज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं उनको? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो हमारे पास में 2 टर्म्स आएंगे, और जब यहां पे हम सिलिकॉन से पूछने गए कि क्या भाई तेरे अंदर कुछ और होगा क्या, तो इसने कहा और पानी है क्या? बोला बिल्कुल है। एक पानी का मॉलिक्यूल आएगा, इस बॉन्ड को खिसकाएगा, फिर और आएगा पानी का मॉलिक्यूल, फिर इसको खिसकाएगा, और आएगा पानी का मॉलिक्यूल, इसको खिसकाएगा। इसका मतलब अगर मुझे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करनी है तो आगे हमारे 3 स्टेप्स और चलेंगे, और 3 स्टेप्स और चलेंगे तो इसका मतलब ये है SiCl4, जो ये 4 बॉन्ड है ना, इन चारों के चारों बॉन्ड पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ध्यान दो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। और सिलिकॉन और क्लोरीन के अंदर दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव है मेरे पास में सिलिकॉन और क्लोरीन, और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव लगा लेना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये भी टूटेगा। तो पॉजिटिव पार्ट इसके पास में, नेगेटिव पार्ट इसके साथ में, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो हमारे पास यहां पे क्या बनेगा? SiOH। ये हमारे पास कंडीशन आ गई, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना SiOH का होल 4। कहानी ये तो थी, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हो जाए तो आसान ही है, सब कुछ आसान है हमारे लिए। लेकिन हम एक केस और लेने गए, हमने पूछा भाई बहुत अच्छी बात है, आपने तो ये बना दिया। हम इसी के पास पहुंच गए और इसी से हमने पूछा भाई एक बात बता, क्या दूसरी जगह भी आप ऐसा कर सकते हो क्या? उन्होंने पूछा दूसरी जगह का मतलब क्या है? दूसरी जगह का मतलब बताओ। तो हमने कहा हम एक कंपाउंड लेते हैं, हमने कहा CCl4 कार्बन का ही कंपोनेंट है, हमने इनसे पूछा कि क्या भाई आप रिएक्शन करोगे? बोले बिल्कुल करेंगे, रिएक्शन तो हम करने के लिए तैयार बैठे। जब ये रिएक्शन करने के लिए हम इनसे पूछने गए, हमने पूछा क्लोरीन आप रिएक्शन करोगे क्या? बोले रिएक्शन तो कर देंगे, कोई ऐसा इश्यू ही नहीं है, हम रिएक्शन करने को तैयार है, करवाए कोई। जब ये पानी के पास गए तो हमें इसमें रिएक्शन देखने को नहीं मिलती, इसमें इतनी आसानी से हमें रिएक्शन देखने को नहीं मिलती, इतनी आसानी से नहीं मिलती। मिलती है, होती है, बिल्कुल होती है, डेफिनेट होती है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं होती। और एग्जाम्पल लिया हमने, और एग्जाम्पल हमने कहा अगर यदि मैं बात करता हूं SiF4, वो भी चलो ठीक है, CF4 कार्बन का कंपोनेंट है, CF4 हमने इसको उठाया और हमने कहा भाई तू रिएक्शन कर। बोला मैं और रिएक्शन कतई नहीं करूंगा। इसका मतलब यहां पे कंफ्यूजन आ गया कि पानी भी अगर किसी जगह पे रिएक्शन करेगा तो वो सोच समझ के रिएक्शन करेगा, उसको रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा तो वो कुछ सोच समझ के प्रोडक्ट बनाएगा। क्या सोचेगा पानी?
क्या चीज देखेगा पानी कि ये रिएक्शन होगी या किस जगह पे मैं रिएक्शन करने जाऊं और किस जगह पे नहीं करने जाऊं। तो इसके लिए पानी को कुछ कंडीशंस देनी पड़ती है अपनी, वो कुछ कंडीशंस अपनी सेटिस्फाई करवाएगा कि जिस जगह पे वो अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करवा लेगा वहां पे रिएक्शन हो जाएगी, और जिस जगह पे वो अपनी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करवाएगा वहां रिएक्शन नहीं होगी। तो हम चलिए आखिर समझते हैं आखिर कि क्या क्या कंडीशंस पानी दे सकता है कि भाई मुझे अगर किसी भी जगह पे रिएक्शन करनी है तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए या किन किन कंडीशन से होके आपको गुजरना पड़ेगा। जरा समझ लेना। पहली चीज वो पानी ये कहते हैं, अगर मुझे किसी को लोन पेयर देना है, मैं किसी भी कंपोनेंट को लोन पेयर देने जा रहा हूं, अगर मैं किसी भी जगह पे अपने लोन पेयर किसी को डोनेट करने जा रहा हूं तो डेफिनेट है अगर मैं किसी को डोनेट करूंगा तो सामने वाला गरीब होना चाहिए। इसका मतलब यह है अगर यदि पानी लोन पेयर कैरी कर रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं, तो जो रिएक्टेंट आएगा ना इसके साथ में रिएक्शन करने, उस रिएक्टेंट के आइदर, मैं दोनों को लिख रहा हूं ध्यान से देख लो, आइदर सेंटर एटम और साइड एटम, दोनों में से कोई सा भी, चाहे तो वो सेंटर एटम हो चाहे वो साइड एटम हो, किसी भी एक के पास में या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब वो डेफिशिएंट होना चाहिए, वो गरीब होना चाहिए, या फिर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। या तो दोनों में से, चाहे तो साइड एटम चाहे सेंटर एटम, दोनों में से एक के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होना ही होना चाहिए। ये बात हमें समझ में आई, ये बात हमें पता चली पहली कंडीशन। तो मैं अगर आपके सामने इसका एग्जांपल लिखूं, मैंने कहा बताओ जरा SiCl4 क्या ये रिएक्शन करेगा। मैं आपके सामने कंपाउंड्स लिखूं, बताओ क्या ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देगा। डेफिनेट देगा। क्यों देगा? क्योंकि सिलिकॉन के पास में क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, डेफिनेट देगा। मैं आपसे पूछूं CF4 रिएक्शन देगा क्या, तो हम कहेंगे कतई नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। वो इतनी आसानी से नहीं देगा, उसको जबरदस्ती करवाना पड़ेगा कि भाई तू रिएक्शन कर, तब वो रिएक्शन करेगा। आसानी से नहीं देगा, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कार्बन, फ्लोरीन, इनके पास में फ्लोरीन जुड़ा है, और जब फ्लोरीन जुड़ा है तो ये बात डेफिनेट है कि ना तो कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल और ना ही फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वो रिएक्शन भी नहीं देगा इतनी आसानी से। बात क्लियर होगी? और एग्जांपल लेते हैं। हमने पूछा भाई बताओ अगर NH3 रिएक्शन देगा, बोला भाई यार हाइड्रोजन इसको रहने दो, नहीं देगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। हमने पूछा NF3 क्या ये रिएक्शन देगा, नहीं देगा। अब ये मत कह देना अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं, बॉन्ड्स तोड़ के नए बॉन्ड बनना, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होना। बात क्लियर है? उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर यदि मैं बात करूं NCl3 क्या ये प्रोडक्ट देगा, NCl3 क्या ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देगा, तो अब हम कहेंगे नाइट्रोजन, चलो हम बनाते हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन और क्लोरीन, क्या रिएक्शन देगा? डेफिनेट देगा। क्यों देगा? आपके सामने कंडीशन है, या तो सेंटर एटम, क्या सेंटर एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? भाई इसके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, वैकेंट ऑर्बिटल तो होने का सवाल ही नहीं है। तो वैकेंट ऑर्बिटल नाइट्रोजन के पास नहीं है, तो किसके पास है? क्लोरीन के पास, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो डेफिनेट है ये रिएक्शन देगा, बिल्कुल देगा। क्या मैं क्वेश्चन पूछूं OF2 क्या इसके अंदर हाइड्रोलिसिस होगी? कतई नहीं होगी। क्या मैं पूछूं OCl2 में रिएक्शन होगी? बिल्कुल होगी। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन तो डेफिनेट होगी। और एग्जांपल्स लेते पहली चीज, और एग्जांपल में हमने कह दिया क्या PCl3 में हाइड्रोलिसिस? बिल्कुल होगा। PCl5 में बिल्कुल होगा, बहुत अच्छे से जानते हैं। SCl4 बिल्कुल होगा, डेफिनेट होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। और लेते XeF4 बिल्कुल होगा। XeF2 हाइड्रोलिसिस होती है, भाग के पढ़ते हैं हम इनमें, भाग के। XeF6 होता है। BCl3 डेफिनेट होगी,
डेफिनेट होगी हाइड्रोलिसिस। AlCl3 में हाँ जरूर होगी, जरूर होगी। कितने एग्जांपल्स ले लो। सबसे पहली कंडीशन, क्या कंडीशन देखनी है? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन उसी जगह पे होगी, चाहे तो सेंटर एटम चाहे साइड एटम, दोनों में से एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, मस्ट है, ये होना चाहिए। बात क्लियर हो गई। और दूसरी कंडीशन, फिर पानी दूसरी कंडीशन क्या लगाता है? तो पानी दूसरी कंडीशन ये लगाता है कि अगर किसी भी जगह पे रिएक्शन होगी ना, तो ध्यान से सुन लो, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। ये कमाल दे दिया इसने, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी भी जगह पे जाऊंगा, रिएक्शन करने जाऊंगा, तो मुझे रास्ता मिलना चाहिए, वहां पे आराम से मैं जा सकता हूं। बहुत अच्छी बात है। हिंड्रेंस का मतलब, अगर मैं बोलूं SiCH3 का होल 4, मैंने ये कंपाउंड दे दिया और मैंने कहा इसके अंदर वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ, रिएक्शन तो करेगा, कर देगा, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगी इसको। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पे बात करता हूं सिलिकॉन की, तो यहां पे तो 3 CH3 जुड़े हैं, 3 CH3, और वो भी कैसे कैसे, देखो जरा, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर आगे बढ़े और हाइड्रोजन 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 एंड सो ऑन। पानी घुसेगा किधर से? बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। हिंड्रेंस कम होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करके और फिर हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस करने चलते हैं। ये बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? डेफिनेट क्लियर हो गया? डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? पूरे ज्ञान को फैला देना है, बांट देना है, सब कुछ। बात करते हैं हम यहां पे, हाइड्रोलिसिस तो हो गया, लेकिन कितना हाइड्रोलिसिस होगा? किसी भी जगह पे कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें ज्यादा होगा, उसमें कम होगा, कितना होगा? जरा इसको समझ लेते हैं, जिसको हम वर्ड देते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, जिसके लिए हम डिफाइन करते हैं टर्म, दैट इज एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस हमें एक्सप्लेन करता है कि कितना हाइड्रोलिसिस होगा, किसी भी जगह पे कितना हाइड्रोलिसिस होगा। चलो इस चीज को समझ के देखते हैं। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब है, हमें यह देखना है पानी किसी भी जगह पे कितना अटैक करने जाएगा, वो लोन पेयर लेके वो कितना अटैक करने जाएगा, कितनी तरफ उसकी तरफ अट्रैक्शन होगा, कितना वो उस कंपोनेंट पे जो सामने पड़ा है उस पर अटैक करेगा। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, जरा ध्यान देना, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या टर्म आ गई? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या टर्म आ गई? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो पॉजिटिव चार्ज की ही डिफाइन कर सकते हैं हम यहां पे, पॉजिटिव चार्ज के साथ में। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो इस पे ऑलरेडी है, नेगेटिव तो इस पे है, ये तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखेगा, वहां पे कितनी डेंसिटी है। अब ये डेंसिटी का मतलब, तो डेंसिटी आप बहुत अच्छे से जानते हो। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता है। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ चार्ज, जितना चार्ज उस पर प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इन पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टली डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? डायरेक्टली किस पे? चार्ज पे। डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे? चार्ज पे। इसका मतलब वो डायरेक्टली तो चार्ज पे डिपेंड कर रही है और इनवर्सली साइज पे। जितना छोटा साइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा साइज उतना ही, सॉरी, जितना ज्यादा चार्ज उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। इसका मतलब वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, एक साइज और दूसरा नंबर ऑफ चार्ज पे। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी बढ़ जाएगा। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लिखूं या डिफाइन करूं, जो मैं आपको दिखाऊं, तो वो ये, अगर मेरे सामने कंपाउंड लिखे हैं NaCl, MgCl2, AlCl3,
SiCl4 PCl5। अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोलिसिस किस में होगी और किस में कम हाइड्रोलिसिस होगी, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। यहां पे तो +1 चार्ज है, +1 है, यहां पे +2 है, यहां पे +3 है, +4 है, +5 है। और जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड जा रहे हो तो साइज लगातार घटता जा रहा है। ये हमारे साइज का ऑर्डर है। इसका मतलब साइज छोटा, इसका सॉरी साइज सबसे बड़ा इसका लार्ज साइज, और दूसरा चार्ज कम, जो चार्ज है वो भी कम है, एक ही है। और यहां पे साइज छोटा तो वॉल्यूम क्या कम, और ऑब्वियस ही बात है चार्ज देखो +5 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा यहां पे, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो डेफिनेट है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी यही होगा। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर हम रखें तो हमारे सामने यहां पे दैट इज दिस, सबसे ज्यादा PCl5, देन SiCl4, देन AlCl3, देन MgCl2, और सबसे लास्ट NaCl। इज इट क्लियर और नॉट? पहली चीज ये बता दो, पक्का क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट डिस्कस करता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं PCl3 और PCl5 में किसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा सबसे ज्यादा, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे +5 है, दोनों सेम एलिमेंट है सेंटर एटम, तो डेफिनेट है इस पे ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया। ये बात दिमाग में रखनी है कि हमारे पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जहां भी होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, उन सब का रीजन आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे और एग्जांपल ले लूं। मैंने कह दिया बेरियम क्लोराइड लो बाई, MgCl2 लो बाई, ये ले लिया। इनमें से पूछ ले दोनों में से किसमें हाइड्रोलिसिस अच्छे से होगी और स्ट्रॉन्ग होगी, तो हम कहेंगे डेफिनेट है साइज छोटा है, +2 चार्ज है, दोनों पे +2 चार्ज है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी, साइज इसका छोटा है। मैं आपके सामने बात करूं BCl3, AlCl3, बताओ किसमें होगी? डेफिनेट है यहां होगी। वैकेंट ऑर्बिटल यहां भी है, लेकिन यहां पे +3, यहां पे +3, लेकिन साइज इसका छोटा, इसका साइज बड़ा है। बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर हो गया? तो इस बात को ध्यान रखना है, कहां पे हाइड्रोलिसिस अच्छे से होगी और कहां पे कम होगी। पहली चीज तो ये। अब बात करते हैं हम यहां पे प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन की। कैसे हमारे पास में प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं और किस तरीके से होते हैं, जरा उस चीज को जान लेते हैं, उस चीज को समझ लेते हैं। हमारे सामने अगर यदि मान लो सपोज करो कंपोनेंट आ रहा है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का, और वो ये SiCl4, मैंने रिएक्शन की वाटर के साथ में, ठीक है, वाटर के साथ में रिएक्शन करनी है। मैं इसके साथ में प्रोडक्ट बनाने गया और ये हमने बहुत अच्छे से देखा, अभी देखा है SiOH का होल 4 प्लस HCl निकल जाता है, बिल्कुल निकल गया। इसमें कोई दो राय नहीं थी, इसमें कोई ऐतराज नहीं था, बिल्कुल आराम से वो प्रोडक्ट बन गया, आराम से बन गया, उसमें कोई ऐतराज नहीं था। हम थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा हम अगले स्टेप पे पहुंचे, और अगले स्टेप पे हम पहुंचे, हमने कहा भाई PCl5 तेरी रिएक्शन करवा। इसने कहा ले भाई मैं बिल्कुल आराम से रिएक्शन करवाऊंगा, और मैं क्योंकि मेरे पास तो 5-5 बॉन्ड है, 5-5 बॉन्ड है, ये लो देखो इसके पास में क्लोरीन सारे जुड़े हैं, प्लस वाटर। तो आप अब एक दिमाग में रख रहे हो, आपके दिमाग में एक चीज चल रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर आप सिंपल यहां पे देखो तो आपने ये प्रोडक्ट बनाया, क्लोरीन और क्लोरीन, यहां पे आपने पानी H पॉजिटिव OH नेगेटिव, आपने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो पॉजिटिव यहां और नेगेटिव यहां। तो आपने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, और जब ऐसा प्रोडक्ट बना दिया तो डेफिनेट है कि हमारे पास में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का खेल चल रहा है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का खेल चल रहा है तो डेफिनेट है यहां पे पार्शियल नेगेटिव,
यहां पे भी पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और यहां पे 5 पार्शियल पॉजिटिव। और जब मैं पानी को तोड़ूंगा ना, पानी को तोड़ूंगा तो ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा, और जब H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा तो ये पांचों बॉन्ड टूट गए, और जैसे टूटे तो हमारे पास में ये कंपाउंड बनना चाहिए OH 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 और OH। और हम खुश हो रहे हैं, हम खुश हुए, POH का होल 5 प्लस HCl निकल गया, और हमने कहा ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। लेकिन यहां पे थोड़ा सा अरेंजमेंट में गड़बड़ आ जाता है, अरेंजमेंट गड़बड़ हो जाती है। और वो अरेंजमेंट क्या गड़बड़ होती है? अरेंजमेंट में थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन आ गया, जो हमें अब समझना है, जो हमें अब सीखना है। क्या समझना है, क्या देखना हमें इसमें, तो हम वही चीज़ अब यहाँ पे करने चलते हैं, और वही चीज़ हम यहाँ पे समझने चलते हैं कि हमारे पास ऐसा आखिर क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट हमें H3PO4 बनता है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बनता तो यही है, बनता तो यही है, बिल्कुल बनता है। लेकिन अब जरा सुन लेना और जरा समझ लेना, हमारे पास में जब भी किसी भी जगह पे एक साथ इतने बल्क में OH 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 आ जाते हैं, तो फास्फोरस ये कहता है कि मैं जब भी कोई कंपाउंड बनाऊंगा, मैं जो हाइब्रिडाइजेशन बनाता हूं वो sp3 तो बना ली मैंने, बहुत अच्छी बात है। मैं 5 बॉन्ड बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं, लेकिन वो 5 बॉन्ड भी जुड़ने की कंडीशन होगी, हर जगह पे नहीं बनेगा। 5 बॉन्ड भी जुड़ने की कंडीशन होगी कब? जब वो ऑक्सीजन आएगा। जब मेरे सामने ऑक्सीजन आएगा तो मैं डेफिनेट है मेरे बॉन्ड का अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, डिस्टर्ब कर देता हूं। हमने पूछा भाई क्या डिस्टर्ब करोगे? तो उसने कहा कि फास्फोरस ये कहता है कि मैं जब भी बॉन्ड बनाऊंगा तो हमेशा अरेंजमेंट कुछ ऐसा देता हूं। मेरे पास 5 बॉन्ड होंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में वो कुछ इस तरीके से होंगे, एक डबल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड। मैं पहला जो अरेंजमेंट है, ध्यान से सुनो, पहला अरेंजमेंट में ऑक्सीजन देखते ही मैं पहला अरेंजमेंट डबल बॉन्ड को ऑक्यूपाई करवाने का करता हूं। पहला अरेंजमेंट फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाने की कोशिश करता है, वो कभी सिंगल बॉन्ड OH नहीं जोड़ता, कभी नहीं जोड़ता। ऐसा ही सेम काम हम सल्फर से पूछने गए, भाई तुम भी ऐसा ही करते हो क्या? बोला ना 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 मुन्ना ना, मैं ऐसा नहीं करता, मैं तो OH जोड़ता हूं, मैं OH जोड़ता हूं पहले, और फिर बाद में मैं डबल बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करता हूं। ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझाएगा आगे चल के सारे स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करेगा। हम और पूछने गए, हैलोजन से पूछने गए, तो उसने कहा पहले में हैलोजन में कोई भी है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन से पूछा भाई तू क्या करेगा? बोला मैं तो पहले सिंगल बॉन्ड बनाता हूं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ पहले सिंगल बॉन्ड बनाता हूं, और फिर अगर और ऑक्सीजन है तो मैं डबल बॉन्ड बनाता हूं, और मैं कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट करता हूं। तो हमने कहा यार ये बात हमें समझ नहीं आ रही, कैसे मतलब वो डबल बॉन्ड में कन्वर्जन कैसे हो रहा है, डबल बॉन्ड क्यों कन्वर्ट हो रहा है? तो यहां पे हमने एक रीजन दिया और उसको बोला हमने टोटोमेरिज्म। और वो टोटोमेरिज्म क्या करते हैं? यहां पे हम जब भी फास्फोरस की स्टेट को देखते हैं, फास्फोरस के 5 बॉन्ड हम देखते हैं, तो फास्फोरस तुरंत ये कहना शुरू कर देता है भाई मेरे 2 OH एक साथ पड़े हैं क्या? बोले हाँ, अगर किसी भी जगह पे 2 OH एक साथ पड़े हैं तो मैं अपने अंदर से पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दूंगा, मेरे अंदर से पानी उठेगा और वो बाहर चला जाएगा। ये पानी जैसे यहां से निकला, एक OH और एक H दोनों बाहर निकले, तो ये बॉन्ड तुरंत कन्वर्जन हो गया। किसमें कन्वर्जन हुआ? फास्फोरस और ये डबल बॉन्ड था ना, सॉरी ये सिंगल बॉन्ड थे, ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया, और इसके अंदर जब रिपल्सन होता है तो ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट दे देते हैं, और वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है OH ऐसा अरेंजमेंट दे देते हैं। दैट इज नोन एज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर ये कैसे हुआ, फॉस्फोरिक एसिड ऐसे कैसे बन गया, क्यों बना?
अब जरा इसके लॉजिक को समझने चलते हैं और इस रीजन को समझने चलते हैं। सबसे पहली कंडीशन, अगर यदि मैंने ये कंपाउंड बनाया था तो मैंने कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट दिया था, बिल्कुल दिया था भाई। फोस्फोरिक एसिड में अगर यदि ये कंपाउंड होता तो वो ऐसा होता, बिल्कुल होता, जिसके अंदर OH OH, ये तो OH OH है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तभी होगा, ये पॉसिबल तभी है जब पहली चीज सेंटर एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ध्यान से सुन लो, कायदे से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेंटर एटम के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, अगर नहीं है ना तो नहीं बनाएगा, पहली चीज। और दूसरी कंडीशन इसकी, और दूसरी कंडीशन ये कि उसके पास टेंडेंसी होनी चाहिए, वो टेंडेंसी होनी चाहिए इसके पास में जब ये डबल बॉन्ड या हम इसको कह सकते हैं पाई बॉन्ड बनाने की कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, डबल बॉन्ड बनाने की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, उसके पास टेंडेंसी हो डबल बॉन्ड बनाने की। ऐसा नहीं है कोई डबल बॉन्ड बनाता ही ना और वो जबरदस्ती करेगी मेरे साथ में डबल बॉन्ड बनाओ, नहीं नहीं, कतई नहीं। तो अब मैंने यहां पे बात की क्योंकि फोस्फोरस तो कहता ही है मैं डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता हूं, बिल्कुल रखता हूं। क्या फोस्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? बिल्कुल है। और जब बिल्कुल है तो इस ऑक्सीजन ने, मान लो सपोज करो इस ऑक्सीजन ने या इस ऑक्सीजन ने जिसने भी, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, किसको दिए? इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दिए। और जब वैकेंट ऑर्बिटल में देगा तो ऑब्वियस ये बात है फोस्फोरस इसके साथ में ये OH, बिल्कुल इस पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन ध्यान दो ये डबल बॉन्ड OH बन गया पॉजिटिव चार्ज, OH 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 और OH, ऐसा बनाइए, ऐसा बनाइए। और अगर इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो ऑब्वियस ही बात है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर? फोस्फोरस के पास, क्योंकि फोस्फोरस के वैकेंट ऑर्बिटल ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, तो फोस्फोरस पे एक्सेप्ट किए ना, तो नेगेटिव चार्ज, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज है तो फोस्फोरस अपने आप को तो चार्ज में तो शो नहीं करेगा, फोस्फोरस अपने चार्ज को रिमूव करेगा। और नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेट है इस नेगेटिव चार्ज को रिमूव कैसे करेगा? ये नेगेटिव चार्ज किसी को दे के करेगा। किसको देगा? तो ये अपने OH बॉन्ड को दे देगा, कहेगा OH बॉन्ड भाई तू बाहर निकल जा, बाहर निकल जा। और जब ये बाहर निकलेगा तो अपने साथ में OH माइनस लेके जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस पे प्लस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। और जब ये माइनस होगा तो ये माइनस चार्ज इसको भी तो न्यूट्रल करने है, तो ये OH इस H पे अटैक करेगा और इसको लेके जाएगा। ये वाला बॉन्ड यहां से खिसक गया, यहां से किसका? तो OH निकला, OH माइनस निकला, OH माइनस निकला तो इस ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये ऑक्सीजन भी कहेगा मेरे हाइड्रोजन तो भी चला जा। और जब जाएगा तो OH H, हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। OH और H दोनों बाहर निकले, H2O बना, बाहर निकल गया और ये बन गया फाइनली P डबल बॉन्ड O, OH OH OH। इज इट राइट और रॉन्ग? एकदम क्लियर हो गया? ये बात सबको समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं बचा है? ये बात ध्यान रखनी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि अगर मेरे सामने कोई भी कंपोनेंट आता है तो उसके अंदर रिएक्शन कैसे हो रही है। अभी ये मत सोचो खत्म हो गया है, अभी इसके अंदर बहुत कुछ बचे है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये चीज बताइए। एकदम क्लियर हो गया? कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है अगर ये बात क्लियर हो गई, एकदम डेफिनेट समझ में आ गई, तो ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करनी है कि बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई ये पॉइंट। ठीक है, अब जरा सुनो, समझो इस चीज को कि हमारे पास में ऐसा हो रहा है। सबसे मेन रिएक्शन आती है हमारे पास में एक NCl3, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, अगर मैं इसी से पहले एक और छोटा सा पॉइंट भी डिस्कस करूंगा, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हमने कहा भाई इसके पास में, आप कह रहे हो इसके अंदर तो वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है, हम कह रहे हैं बिल्कुल होती है, डेफिनेट होती है इसमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, तो इसका तो कोई ऐतराज ही नहीं है। और अगर ऐतराज नहीं है तो हमने कहा इसके अंदर रिएक्शन करके दिखाओ हमें। नाइट्रोजन और क्लोरीन में दोनों में लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, या हम ये कहें इनके अंदर किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो मैंने आपको एक ही बात बोली, चाहे तो सेंटर एटम चाहे साइड एटम, दोनों में से एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और जब एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए तो ऑक्सीजन ने क्लोरीन को देखा और क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और है तो ये ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा।
इस पे अटैक करेगा, और जब इस पे अटैक करेगा तो डेफिनेट है कि हमारे पास में ये Cl है वो O के साथ में बॉन्ड बनाता नजर आएगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ। क्लोरीन तो अपना बॉन्ड तोड़ेगा, क्लोरीन तो अपना बॉन्ड तोड़ेगा, और क्लोरीन अगर बॉन्ड तोड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला तोड़ेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव, ये इस H पे अटैक करेगा, तो हमारे पास यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे H तो चला जाता है यहाँ पे, OH जाता है यहाँ पे, H यहाँ पे, OH यहाँ पे। ये बात डेफिनेट है, ध्यान देना कि हमारे पास में अगर यदि किसी भी जगह पे ऐसा होता है तो हमारे सामने OH और OH यहां आ जाता है, तो इसका मतलब हमारे सामने जो कंपाउंड बनता है HOCl प्लस NH3, ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स बनता है, ये हमारे पास में कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। बात क्लियर हो गई? तो हम जब भी इनमें फॉर्मेशन करते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो NCl3 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा अमोनिया प्लस HOCl। इस तरीके से फॉर्मेशन होती है। कितने बने? तो 3 हमारे पास बन जाएंगे। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गई ये बात? पक्का समझ में आ गई? ऑक्साइड्स के बारे में अब ध्यान से समझना है, थोड़ी देर के लिए पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या चीज समझाना चाह रहा है और क्या चीज कहना चाह रहा है, पहले उस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। हमने कहा ऑक्साइड हम किसी भी कंपोनेंट का लेके आते हैं। अब ऑक्साइड हमारे पास 2 तरीके के ऑक्साइड हो सकते हैं, या तो मैं किसी भी मेटल का ऑक्साइड लेके आ जाऊं, ध्यान से समझना इस चीज को, या तो हम किसी भी मेटल का ऑक्साइड उठाएं और वो लेके आ जाए, या दूसरा केस हम किसी भी नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लें। दोनों को अलग अलग कंडीशन लेके आते हैं। एक बार मैं मेटल का ऑक्साइड लेके आया, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, हमने कह दिया भाई कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है, मैं इसको उठा के लाया और मैंने कहा इसके बारे में रिएक्शन देखते हैं। और दूसरा केस मैं नॉन मेटल का ऑक्साइड लेके आया, दैट इज CO2। जैसे मान लो सपोज करो मैंने CO2 ले लिया, ठीक है। इन दोनों के दोनों नॉन मेटल्स को, सॉरी मेटल का ऑक्साइड और नॉन मेटल का ऑक्साइड दोनों को मैं उठा के लाया और मैंने कहा इन दोनों को पानी में डाल दो, देखते हैं इनसे क्या कंपोनेंट बनते हैं, क्या इनसे एक्टिविटी होने वाली है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। हम दोनों को पानी में जैसे हम डालेंगे तो हम इनमें बहुत अलग अलग तरीके की रिएक्टिविटी देखते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स देखते हैं। और वो क्या देखते हैं, जैसे ही मेटल का ऑक्साइड पानी में जाएगा, मेटल का ऑक्साइड पानी में जाएगा तो पानी में जाते ही ये मेटल और प्लस ऑक्साइड माइनस चार्ज में टूट जाएगा। मतलब ये अगर यदि मैं इसको जैसे पानी में डालूंगा तो ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव में प्लस ऑक्सीजन 2 माइनस में टूट जाएगा, तुरंत आयंस में टूट जाएगा, आयंस जनरेट हो जाएंगे, आयंस में टूट गया। ये बहुत अच्छी बात है, इसके बारे में तो मुझे पता चल गया। लेकिन जैसे मैं नॉन मेटल्स के केस में आया और मैंने कहा CO2 आप भी टूटोगे क्या, तो ये कह रहा है ना, मैं बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला, मेरे अंदर किसी तरीके की कोई ऐसी रिएक्टिविटी नहीं होगी, मैं ऐसा कोई बिहेवियर शो नहीं करने वाला। इसका मतलब जानते हो यहां पे क्या होने वाला है। यहां पे सबसे बड़ा कमाल का पॉइंट आ गया, और वो कमाल का पॉइंट ये था, जैसे ये आयंस में टूटा तो हम इसके बिहेवियर के बारे में जान चुके हैं कि इसका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर आयनिक है। ये आयनिक कंपोनेंट है, जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो सारे आयनिक नेचर के होते हैं। अब वो बात अलग है, कोई ज्यादा आयनिक है कोई कम है, लेकिन इनका नेचर आयनिक नेचर है। दूसरे केस में बात करें, ये CO2 क्यों नहीं टूटा, इस CO2 में ऐसा क्या है कि इसने अपने अंदर से बॉन्ड तोड़ने में टेंडेंसी कम शो कर रहा है। तो हम कहेंगे ये एक कोवेलेंट कंपोनेंट है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये आसानी से नहीं टूटने वाला, आराम से नहीं टूटेगा। मतलब जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होंगे वो कोवेलेंट नेचर शो कर रहे हैं, और जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो आयनिक नेचर शो कर रहे हैं। फिर इससे क्या फर्क पड़ने वाला है भाई, इस चीज से क्या फर्क पड़ने वाला है कि एक मेटल है और उसका ऑक्साइड आयनिक है और हम पानी में डालेंगे तो फिर वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। सिंपल सी बात है, ये हमारे दिमाग में चल रहा है। और जब हम इसको देखें तो जब ये कैल्शियम 2+ है, O2- है, तो
ऑब्वियस सी बात है, एक प्लस चार्ज दिख रहा है, एक माइनस चार्ज दिख रहा है, और अगर प्लस और माइनस दोनों चीजें चार्ज हैं, दोनों के दोनों एक साथ हैं, तो पानी को भी ये कुछ ऐसा ही बिहेवियर में देखना चाहेंगे। और पानी के बिहेवियर में देखना चाहेंगे तो ये जो कैल्शियम 2+ है, पॉजिटिव पार्ट है, वो पानी के नेगेटिव पार्ट को उठाएगा, और नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट को उठाएगा। इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब एक बात समझ लो, बहुत काम की और बहुत ही कायदे वाली बात। और वो क्या? वो ये कि जैसे इस कैल्शियम ऑक्साइड ने टूटना शुरू किया, तो टूटते ही कैल्शियम के अंदर तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया प्लस OH- बन गया। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब एक बात सिंपल सी जनरेशन हो गई, यहां पे 2 OH बने, 2 OH- आयन बने। इसका मतलब हमारे पास में ये जो सॉल्यूशन बनाना, अब ये बेसिक बनना शुरू हो चुका है। जिस जगह पे OH आयंस बनने शुरू हो जाएं, दैट इज नोन एज बेसिक सॉल्यूशन। इसका मतलब एक कमाल आ गया है, इसका मतलब एक कमाल की चीज आ चुकी है। और वो कमाल की चीज ये, जितने भी आयोनिक कंपोनेंट्स हैं पानी में जाएंगे, बेसिक कंपाउंड बनाएंगे, बेसिक कंपोनेंट बनाना शुरू करेंगे, बेस बनाना शुरू करेंगे। और उसके दूसरे केस में हमने पानी से पूछा, कार्बन डाइऑक्साइड से पूछा, भाई आप क्या करोगे? तो पानी के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड कहता है मैं आयंस में तो टूटने वाला नहीं हूं, मैं आयंस में कतई नहीं टूटूंगा, मैं बिल्कुल नहीं डिसोसिएट हो रहा। तो फिर आप क्या करोगे? तो ये कहता है, जरा देखिएगा और जरा समझिएगा। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के पास गए तो कार्बन डाइऑक्साइड से पूछा, बता भाई कार्बन डाइऑक्साइड तेरा बिहेवियर कैसा है? तो ये कह रहा है मेरा कोवेलेंट बिहेवियर है। और जो मेरा कोवेलेंट बिहेवियर है, तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान से समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को देखूंगा। जो मेरे अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, मैं उस बिहेवियर को शो करूंगा। बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में हमने कहा ये ले, तेरे एक बॉन्ड में ऑक्सीजन, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो हमने कहा अगर यदि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और तेरे ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है। तो बोला पानी का मॉलिक्यूल जब आएगा ना, तो उसमें OH और H+, वो तो बिल्कुल आयंस में है, तो मेरा नेगेटिव पार्ट तो पॉजिटिव को इंटरेक्ट करेगा और पॉजिटिव पार्ट मेरा नेगेटिव को इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्शन होगा तो कार्बन डबल बॉन्ड OH बना, जिसको हम क्या नाम देते हैं? कार्बोनिक एसिड। ध्यान दो, अगर इसको ध्यान से समझोगे तो ये बन जाएगा मैं इसको यहां पे बना रहा हूं, C डबल बॉन्ड OH एंड OH। हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलें, जिसको हम देखें तो ये एक अच्छा एसिड बन चुका है, एसिडिक कंपोनेंट है, जिसका नेचर एसिडिक होता है। H2CO3 आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसके अंदर से कोई OH आयन फ्री नहीं हुआ है। ये मत कह देना कि इसके अंदर तो OH आयन बन रहा है, OH आयन नहीं बन रहा, रिलीज नहीं हो रहे हैं। ये तो साथ है, H पॉजिटिव इसके साथ प्रेजेंट है, H आयन इसमें से रिलीज होगा, एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। इसका मतलब एक बात मुझे यहां से डेफिनेट क्लियर हो चुकी है, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ध्यान से समझ लेना इस बात को, जो लिखने जा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी जान इसमें। और वो ये, जिस किसी कंपोनेंट में जितना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, उस कंपोनेंट में एसिडिक नेचर उतना ही बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ेगा? एसिडिक नेचर उतना ही इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। जितना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा उस कंपोनेंट में उतना ही एसिडिक नेचर बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स पानी में जाएंगे तो वो ऑक्सी एसिड्स बनाएंगे। ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, ऑक्सी एसिड्स बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, डेफिनेट है। इसी के अलावा ये मेरा केस नंबर फर्स्ट है। अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं तो जितने भी आयनिक कंपोनेंट्स हैं, आयनिक नेचर के या आयनिक कैरेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे, वो जैसे ही पानी में जाएंगे तो पानी में जाने के बाद में बेसिक
बेसिक नेचर के कंपोनेंट बनाएंगे या बेसिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे जैसे जितना आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ही बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। जैसे अगर एग्जांपल लिखे तो जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड्स होंगे ना, मेटल्स के ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड, वहां तो क्या था, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड थे वो ऑक्सी एसिड बना रहे थे, लेकिन ये मेटल हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोक्साइड्स। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे अब वो मेटल का ऑक्साइड कुछ भी आ जाए, जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं H2O के प्रेजेंस में हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इस बात को दिमाग में बिठा ले। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं जितने भी ऑक्सी एसिड्स जो बनेंगे, जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। सिंपल सिंपल सी बातें जो कि आपको समझ लेनी है। क्लियर हो गया? एकदम एकदम क्लियर हो गया? तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपके सामने, मैंने यहां पे रिएक्शन लिख दी थी CO2 प्लस H2O, हमने कहा भाई बताओ तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसने CO2 ने कहा मेरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, मेरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, इसके अंदर जैसे पानी आएगा तो यहां से एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूटते ये पानी ऐड हो गया, और ऐड हुआ तो यहां पे OH और यहां पे H। अब कई बच्चों के दिमाग में एक चीज चल रही होगी, बहुत अच्छे से चल रही होगी या डेफिनेट चल रही होगी कि सर केवल एक ही बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड नहीं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने कहा कि मेरे पास इस कंपाउंड को मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बना सकता हूं जिसको मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ में बना सकता हूं। मैंने इसको ऐसा बनाया है, बिल्कुल बनाया है, लेकिन दिमाग आपका जो चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। भाई मैं H2O दोबारा लेके आया, ये टूट गया, ये टूटा तो यहां पे OH और यहां पे OH आ गया, बिल्कुल आ गया। लेकिन कार्बन, कार्बन क्या कहता है? कार्बन ये कहता है, ध्यान से सुनना, कार्बन ये कहता है कि मैं जिस जगह पे आऊंगा ना, जिस जगह पे भी ऑक्सीजन के साथ आऊंगा, ऑक्सीजन के साथ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल तब करता हूं, मोर स्टेबल तब होता हूं जब मेरे पास में एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड हो। तो ये पानी वापस से निकल जाएगा क्योंकि ये दो OH और H आपस में निकल जाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट पार्ट में बताया था कि दो OH आपस में कंबाइन होते हैं और वहां से H2O निकलता है, तो ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, टोटोमेरिज्म हो जाएगा। और टोटोमेरिज्म होगा तो डेफिनेट है कि यहां से वापस वही स्ट्रक्चर बनेगी जो आपने पढ़ी है, C डबल बॉन्ड O, OH और OH, यही बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? इसका मतलब मैं आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट अगर डिस्कस करूं, एक छोटा सा पॉइंट बनाऊं, तो वो ये कि जब भी फोस्फोरस आएगा ना, फोस्फोरस, तो वो एक डबल बॉन्ड और बाकी तीन सिंगल बॉन्ड। दोबारा से बता रहा हूं, अगर मैं सल्फर की बात करता हूं तो सल्फर पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं। हेलोजन्स की बात करूं तो हेलोजन पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर डबल, फिर डबल, ऐसे बॉन्ड बनाएगा। इस बात को दिमाग में रखना है। और अगर यदि ये बात दिमाग में रख ली तो अब जरा यहां पे बात करते हैं, यहां पे बात करते हैं। मैं कंपाउंड ले रहा हूं और कंपाउंड मेरा है SO3, ध्यान से समझिएगा, SO3। मैं कंपाउंड लेने गया और मैंने पूछा बताओ भाई तुम्हारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? SO3 कहता है मैं पानी में जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा H2O के साथ में। तो इसने कहा देखो जरा, अगर यदि मैं पानी में गया, मेरी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो मेरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, मैं कुछ ऐसा दिखूंगा। जैसे ही मैं पानी में गया, ध्यान से देखो, पानी में गया, पानी में जाते ही मेरा एक बॉन्ड टूटा, और एक बॉन्ड टूटा तो क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन है, सल्फर ज्यादा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो इसके ऊपर OH आएगा और इसके ऊपर OH आएगा। और देखो जरा प्रोडक्ट आपके सामने है। अभी अभी आपको बोला था सल्फर पहले दो बॉन्ड सिंगल सिंगल बनाता है, दो बॉन्ड सिंगल सिंगल बना लिए, दो बॉन्ड सिंगल सिंगल बना लिए, और उसके बाद में इन दो पे कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि अगर उन पे हाथ लगाया तो फिर दोबारा से टोटोमेरिज्म होने, तो क्या फर्क है, क्यों करें हम उसको डिस्टर्ब, हम तो करना ही नहीं है। तो दैट कंपाउंड इज नोन एज H2SO4, H2SO4। बात क्लियर हो गई?
एकदम क्लियर हो गई, डेफिनेट क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है। चलो हम कंपाउंड लेने गए, हमने कहा SO2 मेरे पास में कंपाउंड है, SO2 मेरा कंपाउंड है, हमने कहा इसके अंदर पानी डाल दिया, बहुत बढ़िया, पानी डाल दो, क्या बनेगा चलो देखते हैं, सल्फर जिसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बिल्कुल है भाई। इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। अगर इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है तो अब हम चलते हैं पानी में डिसॉल्व करने, और जैसे पानी में डिसॉल्व करने जाएंगे एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे OH और यहां पे OH, तो हमारे पास में यही कंपोनेंट बन गया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, लोन पेयर, सिंगल OH एंड सिंगल OH, जिस कंपाउंड को हम कह सकते हैं H2CO3, H2SO3, H2SO3, हमारे पास कंपाउंड बना H2SO3, सिंपल है। एक कमाल का जो यहां पे पॉइंट है, नोट करने वाला है, नोट करने वाले कमाल का पॉइंट, और वो कमाल का पॉइंट क्या है जरा देखो, इसको ध्यान से देखो तो आपको यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी नजर आ रही है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पे +6, यहां पे देखो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जब H2SO4 में निकालोगे तो यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही नजर आएगी। अगर इस केस में निकालोगे तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, और इस केस में जो प्रोडक्ट बना है इस केस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +4। और केस लो जो आपने अभी अभी पढ़ा है CO2 + H2O, और इससे प्रोडक्ट बना था H2CO3 बना था, और अगर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +4, और यहां पे देखोगे तो भी +4। डेफिनेट है, एक बात यहां पे बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है, और वो ये, अगर हमारे पास कोई भी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होती है ना, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट नेवर चेंज्ड, ये बात दिमाग में बिठा लो। डेफिनेट है, अगर किसी भी जगह पे पानी की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो उसमें कभी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलती, जो आपकी इनिशियली है वही आपकी फाइनल होगी, और प्रोडक्ट भी आपका वहीं से बनने वाला है। बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर हो गया। इस बात को दिमाग में रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा इसकी कहानी को और समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। बस ये बात दिमाग में रखनी है कि अगर मुझे किसी भी जगह पे कंपाउंड बनाना है, कोई भी कंपाउंड बनाना है, कोई भी रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना है, तो मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेनी है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी फटाफट से बोल दो Cl2O7। अगर मैं इसकी पानी में जाके रिएक्शन करवाऊं तो मैंने पूछा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमने कहा पानी है तो डेफिनेट है, कुछ भी मत देखो, आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो। हमने कहा Cl2O7 में ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, क्लोरीन की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो डेफिनेट है ऐसा ऑक्सी एसिड बनेगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +7 होगी, और वो कंपाउंड है HClO4। सिंपल है, कुछ बनाना ही नहीं, कुछ देखना ही नहीं है। अब कईयों के दिमाग में चल रहा होगा सर ये कैसे हुआ, ये कैसे आया, +7 कंपाउंड ये कैसे बना। चलो जरा इसको भी समझ लेते हैं, जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाता हूं, आपको स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, अगर आपको स्ट्रक्चर्स आती है तो ये समझ लो आप बहुत बड़े पार्ट को, हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन के बहुत बड़े पार्ट को आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। चलो जरा समझ के देखते हैं। Cl2O7 क्लोरीन, इसके अंदर लिंकेज होगा, कुछ ऐसा होगा, और जब मैं इसको बनाऊंगा तो मेरे पास ये कंपाउंड कुछ ऐसा नजर आएगा, Cl2O7। अगर यदि मैं इसके अंदर पानी की रिएक्शन करवाता हूं, तो जरा ध्यान से सुनना, जो ये वाले जो बॉन्ड है, ये वाला ClO, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर हमारे पास क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। कैसे टूटेगा, किधर से भी तोड़ दो, दोनों तरफ सिमेट्रिकल ऑर्डर है, तो कहीं से भी तोड़ दो। ये बीच वाला बॉन्ड अगर मैंने तोड़ा, मान लो मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया, मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, जैसे ही मैंने तोड़ा तो पानी तो वही खेल रहा है, H+ और OH-। तो जो H पार्ट है वो तो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और जो OH है वो दूसरे पे कनेक्ट हो जाएगा।
और अगर देखोगे इस कंपाउंड को तो आपको क्या नजर आएगा, H यहां पे, OH यहां पे, तो हमारे पास बना 2 मोल, क्या 1 2 3 ऑक्सीजन और चौथा OH, इसका मतलब HClO4, कंपाउंड बना 2 मोल ऑफ HClO4। इसका मतलब एक बात और भी डेफिनेट हो गई है, एक बात और भी डेफिनेट हो गई है, और वो ये, जरा ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, जिस किसी कंपाउंड के अंदर एस्ट्रिक मार्क लगा लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी MOM या AOA जो भी बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड प्रेजेंट है नॉन मेटल्स के केस में, तो हमारे पास वो बॉन्ड बीच में से टूट जाएगा। जहां ऑक्सीजन है वहां H दे दो, जहां पे सिंपल है वहां पे OH दे दो, और वो कुछ इस तरीके की बॉन्ड ब्रेकेज दिखाएंगे, ऐसा बॉन्ड ब्रेकेज दिखाएंगे। बात क्लियर होगी, बात क्लियर हो गई, डेफिनेट क्लियर हो गई। तो जरा इस चीज को देख लेते हैं, इस बात को समझ लेते हैं कि जितने भी O लिंकेज के बॉन्ड प्रेजेंट है, O लिंकेज के, उसको तोड़ दो और उसको तोड़ के हमारे पास प्रोडक्ट बना दो। जैसे मैं कंपाउंड लिखूं आपके सामने, मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कह दिया P4O10, मेरे पास कंपाउंड है P4O10, मैंने कहा इस कंपाउंड के अंदर बताओ, तो हमने कहा P4O10, चलो भाई इस कंपाउंड को बनाते हैं, इस कंपाउंड को बनाते हैं, कुछ ऐसा दिखता है, ये हमें ऐसा दिखता है। जरा समझ लेना इस चीज को, बहुत गौर से और बहुत ही कायदे से सुन लेना। इसके अंदर कुछ ऐसा लिंकेज है, ये लिंकेज है, ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये मेरा कंपाउंड होगा P4O10। गिनोगे तो इसके अंदर 10 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 4 फॉस्फोरस आपको लिंकेज नजर आएंगे। हमने कहा इस बॉन्ड में पानी की प्रेजेंस दो, और पानी की प्रेजेंस में देखते हैं इसके अंदर क्या प्रोडक्ट बनता है। चलो भाई ठीक है, हम इसको देखने चलते हैं, इसको समझने चलते हैं कि पानी की प्रेजेंस में क्या रिएक्शन देने वाला है या कैसे ये प्रोडक्ट बनाएगा। देखो मैंने क्या बोला, जहां भी आपको POP मतलब O बॉन्ड बीच में नजर आ जाए, उस बॉन्ड को तोड़ दो जरा, तोड़ दिया, मैंने तोड़ दिया। जैसे मैंने तोड़ा तो यहां से तो H, इस पे तो H जुड़ गया, और इसके साथ में OH जुड़ गया, OH जुड़ गया, बिल्कुल जुड़ गया, ठीक है भाई। अरे ऐसा बॉन्ड एक नहीं है, पानी मेरे पास कितना है, कितना लूम है पानी कि इसके अंदर ये ब्रेकेज हो जाए। तो ध्यान से सुनो, एक मॉलिक्यूल तो मैंने ये ले लिया, एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने पानी का, एक मॉलिक्यूल लिया तो मैंने तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, OH आ गया। और भी लिंकेज है, अभी तो POP लिंकेज बहुत है, POP बहुत लिंकेज हैं, और बहुत है तो सारे टूटेंगे। अब ये बॉन्ड तोड़ दो जरा, इस पे H, इस पे OH, बहुत अच्छी बात। ये दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, इसको तोड़ दो जरा, इसको तोड़ो नीचे वाले को, तो यहां पे OH और यहां पे H, देखो जरा आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा, एक कंपाउंड ये बन गया। क्या बना P डबल बॉन्ड OH, इसका मतलब एक तो H3PO4 बन गया, H3PO4 बन गया या नहीं बना? अरे बन गया या नहीं बना? डेफिनेट बन गया, पक्का बन गया। चलो और बॉन्ड तोड़ो, एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, 3 ले लिए हमने, 3 यूज कर लिए, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज कर ले, पानी हमारे पास एक्सेस में पड़ा है, 3 मॉलिक्यूल्स यहां पे यूज हो गए। और देखो जरा, और देखते हैं, ये वाला बॉन्ड OH H आ गया यहां पे, OH H आ गया यहां पे, ये वाला बॉन्ड यहां पे जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। 4 मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं, 4 मॉलिक्यूल्स, 5वां मॉलिक्यूल OH और H, 5वां मॉलिक्यूल ये रहा, 5वां मॉलिक्यूल ये ले दिया हमने, और अब छठा मॉलिक्यूल हम यहां से तोड़ रहे हैं, ये H और यहां पे OH। देखो जरा, एक मॉलिक्यूल यहां पे यूज हो गया, ये आ गया, एक मॉलिक्यूल कंपाउंड ये बन गया, एक मेरे पास कंपाउंड ये बन गया। कितने फॉस्फोरिक एसिड बने, कितने फॉस्फोरिक एसिड बने? 4 मॉलिक्यूल्स बने। इसका मतलब अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं P4O10, इसके अंदर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन, और वो ये कि P4O10 रिएक्शन होने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट हुई, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत हुई? 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें जरूरत पड़ी, तो मेरे पास 4 H3PO4 कंपाउंड बन गए। 4 H3PO4 कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। डेफिनेट क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। कैसे बनाइए,
अरे किस तरीके से बना, पक्का क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो जरा आप नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। ऐसा ही सेम चीज हमारे सामने है। नेक्स्ट चीज कंपाउंड देखते हैं जरा, कंपाउंड देखते हैं जरा। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है P4O6। कंपाउंड इज P4O6। हम गए इस कंपाउंड से पूछने, भाई बताओ आपके अंदर से क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इसने कहा वही सेम चीज, बोला मेरा पहले सब तो सबसे पहले तो मेरी स्ट्रक्चर बनाओ। हमने स्ट्रक्चर बनाई, इस तरीके से कुछ दिखेगा, POOOPOP। ठीक है, 4 हो गए। इसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसा दिखेगा। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा और इस तरीके का दिखेगा। तो हमने एक बात नहीं भी बनाना आता तो आप एक बात तो याद रख सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? तो हम कहेंगे P4O6 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज +3 होगी। तो डेफिनेट है इसका कंपाउंड भी जो बनेगा ना वो भी कुछ ऐसा बनेगा जिसके अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही हो। तो वो कंपाउंड कुछ ऐसा होगा, H3PO3 होगा और इसका ही कंपाउंड बनने वाला है। देखो जरा, बनाओ जरा, सिंपल है। H2O आया, इसको तोड़ देगा, ये OH, ये H बिल्कुल आ गया, यहां से तोड़ दिया OH और H बिल्कुल तोड़ दिया। वही सेम काम यहां से आया, OH और H बिल्कुल आ गया। देखो जरा, एक तो ये बन गया, यहां आओ, इस बॉन्ड को तोड़ दो, यहां पे OH, यहां पे H। ऐसा ही सेम काम यहां पे कर दो, OH और H। सेम काम आप यहां पे कर दो, OH और H। ये बन गया। देखो जरा, HP, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं पहले, POH, OH और OH और एक लॉन पेयर पड़े। लेकिन अब एक बात कमाल की है, ये कंपाउंड ऐसा नहीं दिखता। फॉस्फोरस पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्जन होता है। फॉस्फोरस पहले डबल बॉन्ड बनाएगा अपना, और डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये OH, 2 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे, वाटर निकालेंगे तो हमारे पास, आपको भी पता है, ये कंपाउंड कुछ ऐसा नजर आ जाएगा, इस तरीके से नजर आ जाएगा। इसको आप ऐसा बना सकते हो, इस तरीके से आप इसकी फॉर्मेशन कर सकते हो। H3PO3 आपका कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्जन करेगा। टोटोमराइज हो गया, और टोटोमराइज हो गया तो उसने सिंगल बॉन्ड बना लिया, और सिंगल बॉन्ड बना लिया तो एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहां से ये इसने दिया लिंकेज, और वापस से इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखी, तो वो कुछ ऐसा बन गया, टोटोमराइज हो गया। बात क्लियर है? एकदम क्लियर हो गया, डेफिनेट क्लियर हो गया। चलो जरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर ऐसी ही चीज है तो एक और एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। P4O6 था, इसकी जगह पे अब हम लेते हैं P4S6। क्वेश्चन हमारा ये है, यहां पे P4S6 इस कंपाउंड से पूछने गए, भाई साहब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इस कंपाउंड ने कहा मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, तो इसने कहा H3PO3 तो मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट से प्रोडक्ट आएगा, लेकिन इसमें साथ में H2S गैस निकलती है। हमने कहा भाई चलो बहुत अच्छी बात है, कैसे निकलेगी? तो हम इसके स्ट्रक्चर को बनाने चले, वही सेम काम, सल्फर फॉस्फोरस, लिंकेज देख लो, सल्फर एंड सोन सल्फर, वही सेम काम करना है। पानी की प्रेजेंस आई, अब की बार मेरे पास में वही सेम काम करना है, काम तो वही करना है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या काम करना है? H2O आया, बॉन्ड तोड़ दो, S पे H जोड़ दिया, S पे H, एक बॉन्ड तोड़ के दिखा रहा हूं, बाकी आपको करके देखना है। S पे तो H जोड़ दिया और यहां पे OH जोड़ दिया। लेकिन अब दिमाग में एक बात चल रही है, H2S गैस कहां है? H2S गैस कहां है? ये तो PSH बॉन्ड है। नहीं मेरे भाई नहीं, और भी तो बॉन्ड है, इसको भी तो तोड़ दो। तो इसको जैसे ही तोड़ोगे तो OH यहां पे और H यहां पे, देखो जरा H2S गैस बन गई। H2S गैस बन गई तो इसका मतलब जब ऐसा तोड़ोगे तो 12 वाटर के मॉलिक्यूल, एक बॉन्ड को टूटने के लिए, ध्यान दो, एक बॉन्ड को टूटने के लिए, एक PSP बॉन्ड को टूटने के लिए 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ी, तो टोटल हमारे पास यहां पे 6 बॉन्ड प्रेजेंट है।
तो 6 बॉन्ड है, तो हमारे पास में कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए? 12 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। और 12 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए तो हमारे पास में ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये मिलेगा। क्लियर? एकदम एकदम क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं और हम और थोड़ी सी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके लाए और थोड़ा सा चेंजमेंट किया। और स्ट्रक्चर में क्या चेंजमेंट किया, जरा उस बात को समझ लो। हमने स्ट्रक्चर में चेंज किया, हमने कहा परऑक्सी लिंकेज वाला बॉन्ड लेके आओ भाई, H2S2 और H2SO5 ये ले लो, H2SO5 ले लो। और कंपाउंड ले सकते हो आप, H2S2O8 ले लिया, हमने कुछ ऐसे कंपाउंड ले लिए। H2S2O7 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो बस, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो बस। तो हमने कहा इस कंपाउंड में बताओ जरा, कोई भी कंपाउंड है इसमें बताओ जरा क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हमने कहा देखो ध्यान से, पहला पॉइंट मैं आपको सिंपल से समझा देता हूं, सिंपल पॉइंट जो आपको याद रखना है। अगर किसी भी कंपाउंड में पर ऑक्सी लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट है, अब कईयों के दिमाग में चल रहा होगा पर ऑक्सी लिंकेज बॉन्ड क्या होता है, तो पर ऑक्सी लिंकेज बॉन्ड होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज प्रेजेंट है, तो इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज के साथ में अगर कोई भी रिएक्शन होती है पानी की, तो हमेशा अपने अंदर से ये H2O2 का मॉलिक्यूल निकालेंगे, अपने अंदर से हाइड्रोजन परऑक्साइड निकलेगा। कैसे निकलेगा, जरा उस स्ट्रक्चर को देख लो, कंपाउंड को देख लो। सल्फर, इसकी स्ट्रक्चर हमने बनाई तो हमारे पास कुछ ऐसा नजर आया, ये OH ऑक्सीजन ऑक्सीजन H2SO5 कुछ ऐसा नजर आएगा। इसके अंदर हमने पानी डाल दिया और हमने कहा भाई पानी डालने पे बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमने कहा काम आपको वही करना है, काम उसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। क्या नहीं करना, यहां पे इस बॉन्ड को तोड़ दो, बॉन्ड को तोड़ दो। और जैसे बॉन्ड को तोड़ोगे तो इस पे तो H और इस पे OH, और जितने भी परऑक्सी लिंकेज बॉन्ड के प्रेजेंट होंगे वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बना लेंगे, ऑक्सी एसिड्स बना लेते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सी एसिड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हमने यहां पे बोला तो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट क्या बना, H2SO4 प्लस H2O2, ये प्रोडक्ट बन गया। सेम काम मेरे पास कंपाउंड है, सेम काम मेरे पास कंपाउंड है। अगर इस कंपाउंड को देखते हैं तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, H2S2O8 कुछ ऐसा दिखेगा, H2S2O8 कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा नजर आएगा। और अगर यदि मैं इसको पानी में डालूंगा, वाटर में जैसे डाला तो वाटर में डालते हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहां पे तो OH, यहां पे OH और यहां पे H और यहां पे H, देखो जरा H2O2 बन गया, H2O2 बन गया। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर परऑक्सी लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके अंदर से H2O2 निकल जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है और पानी की फॉर्म में हमारे पास परऑक्साइड निकल जाता है। ऐसी रिएक्शन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आपके लिए दे रहा हूं। ध्यान से प्रोडक्ट बनाने, ध्यान से प्रोडक्ट बनाने हैं। एक कंपाउंड दे दिया मैंने Cl2O8, ये आपको प्रोडक्ट बताना है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कंपाउंड क्या बनेगा। ध्यान से अगर समझ में आए तो बहुत आराम से इसके प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कर सकते हो। Cl2O8 का प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, H4P2O8, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये मेरे पास दो क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसके लिए प्रोडक्ट बना के दिखाने कि इन दोनों के क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है, बस सिर्फ इसमें परऑक्सी लिंकेज बॉन्ड पहचानना है, प्रोडक्ट पहचानना है, क्या स्टेट आएगा, क्या कंपाउंड आएगा। डेफिनेट क्लियर हो गया, डेफिनेट क्लियर हो गया। बात करते हैं हम लास्ट, और वो है परऑक्सी लिंकेज बॉन्ड, तो ये हो गया। लास्ट हमारे पास में पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या होगा, और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस पे किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनते हैं। और प्रोडक्ट नहीं, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस शो करते हैं। तो हमारे पास 6 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस को शो करते हैं। पहले हम जरा ये समझ लेते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होना जो 100% ना होके उसके अंदर साइड प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, अदर प्रोडक्ट बनने की भी पॉसिबिलिटी होती है।
अदर पॉसिबिलिटी भी होती है। और वो कैसे, देखो जरा, जैसे मैंने एक कंपाउंड ले लिया BF3, ठीक है, मेरा एक कंपाउंड है दैट इज BF3। मैंने कहा आपकी स्ट्रक्चर कैसी है, बोला मेरी तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। हम गए पानी के पास में, पानी बताओ भाई पानी आप क्या करोगे, बोला मैं तो बॉन्ड तोड़ने का काम करता हूं, मेरा काम ही है हड्डी पसली तोड़ना, मैं तो हड्डियां तोड़ देता हूं। बोले ठीक है, आप हड्डी तोड़ देते हो तो बॉन्ड तोड़ के दिखाओ। इसने बॉन्ड तोड़ा, तो जैसे बॉन्ड तोड़ा तो यहां से HF बना और यहां पे OH लग गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं थी, इसमें कोई संदेह नहीं था, बहुत आराम से बन गया। लेकिन हम जैसे इससे पहुंचे आगे, इसके आगे पहुंचे, तो हमने कहा ये जो HF बन रहे हैं ना, ये जो HF बन रहे हैं, काम तो ये वही करेगा, ये इसको भी तोड़ देगा, HF बना देगा, इसको भी तोड़ देगा और यहां पे OH जोड़ देगा, HF बना देगा, बिल्कुल बना देगा। BOH का होल थ्राइस बन गया, बन गया, डेफिनेट बन गया, डेफिनेट बन गया। लेकिन क्या होगा, जब ये BF3 कंपोनेंट है, ये BF3 कंपोनेंट है, इसने HF को प्रोड्यूस कर दिया है, मतलब मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज ले रहा हूं। जब इसने F नेगेटिव को प्रोड्यूस कर दिया, F नेगेटिव बन चुका है कंपाउंड में, तो ये F नेगेटिव, क्योंकि ये भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज बियर कर रहे हैं और नेगेटिव चार्ज बियर कर रहे हैं, तो डेफिनेट है ये भी अटैक करने जाएगा। क्यों जाएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है ना, क्यों जाएगा? क्योंकि इसको बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है, और वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है तो ये तुरंत इस पे अटैक करने जाएगा, और जब इस पे अटैक करने जाएगा तो डेफिनेट है ये BF4 कंपाउंड नेगेटिव चार्ज बना देगा। और जब ये बन गया तो डेफिनेट है कि हमारे पास में यहां पे BF3 जो कंपाउंड था वाटर में गया, तो इसने कंपाउंड बना लिया, क्या बना लिया, BOH का होल थ्राइस प्लस BF4 नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज बना लिया, ये साइड प्रोडक्ट बना लिया इसने। और साथ में ये कंपाउंड है वो ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करता, ये बोरिक एसिड होता है वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है BOH का होल 4 माइनस चार्ज, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, पानी और फर्दर अटैक कर जाता है, और अटैक करता है तो OH माइनस उसके अंदर जाके बैठ जाता है, उसकी कैविटी में बैठ जाता है। दैट्स वाई हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है, और ये प्रोडक्ट बनता है तो इसी को हम बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है, और वो ये कि क्या BF3 तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या बोरोन के कंपाउंड्स हैं जो इसको हाइड्रोलिसिस करवाएंगे? पार्शियल हाइड्रोलिसिस BCl3 भी करवाएगा? नहीं, ये कतई नहीं करता, पार्शियल हाइड्रोलिसिस बिल्कुल नहीं करता, BCl3 पार्शियल हाइड्रोलिसिस नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो, अगर यदि BCl3 करता तो ऑब्वियस सी बात है BCl4 माइनस चार्ज बनता, BCl4 माइनस चार्ज बनता, और BCl4 माइनस चार्ज बनना, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया बोरोन तो छोटू सा है और इसके 4 बड़े बड़े एटम्स आके चिपकने लग रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर स्टेरिक क्राउडिंग इतनी हो जाएगी कि ये बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं होगा। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई, और वो ये क्या, जरा देखो, BF3 तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता है, लेकिन BCl3 इज ए कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड, ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइज हो जाएगा। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया, डेफिनेट क्लियर हो गया। तो अब मैं आपके सामने वो 4 कंपोनेंट्स लिखता हूं जिनके अंदर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है, दिखाते हैं, शो करते हैं। तो वो हमारे पास है, पहला BF3 हाइड्रोलिसिस शो करेगा। दूसरा बोरोन के बाद सिलिकॉन SiF4 सिलिकॉन करेगा। तीसरा बोरोन के बाद नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक नहीं, एंटीमनी, Sb एंटीमनी होता है, एंटीमनी, और एंटीमनी के साथ में क्लोरीन जोड़ दिया। अगर मैं बात करता हूं चौथा
एंटिमनी के बाद बिस्मथ, बिस्मथ आता है नाइट्रोजन फैमिली के लास्ट दोनों कंपोनेंट्स, लास्ट के दोनों कंपोनेंट्स Sb और Bi, BiCl3 ये, और एक हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में दैट इज फिफ्थ वेनेडियम का VCl3 और चौथा आपके पास में वेनेडियम 5। ये कंपोनेंट्स हैं जो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस शो करते हैं, अपने अंदर से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते, इनके अंदर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है। इनको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा पार्शियल हाइड्रोलिसिस शो करता है और कौन सा नहीं करता। क्लियर हो गया एकदम, पक्का क्लियर हो गया एकदम, कोई डाउट तो नहीं बचा है? तो ये बात दिमाग में रखनी है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कैसे होती है, वाटर की प्रेजेंस में क्या रिएक्शन होती है, क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन सब के बारे में कंप्लीटली मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर फिर भी आपको किसी भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में कोई भी डाउट है या कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आया या जो आपको नई बात लगी वो जरूर मेंशन करनी है। और साथ में जो आपके लिए बोल रही है बात वो ये, अगर हमें मोटिवेट करना चाहते हो, आप हमारे लिए कुछ मोटिवेशन देना चाहते हो, तो मोटिवेशन आपका लाइक, कमेंट और शेयर होगा। और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको केमिस्ट्री की ऐसी भरपूर नॉलेज मिलने वाली है, वो सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।